हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएफ में जो सप्लीमेंट्स दिसंबर 2020 के लिए आईसीएसआई ने अटैच किए हैं। आई होप आप लोगों ने अपने सारे चैप्टर्स अब तक कंप्लीट कर लिए होंगे, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। पुराना जो सब कुछ पढ़ रहे हैं वैसा ही पढ़ना है आपको। कुछ बहुत माइन्यूट से यहाँ पे एडिशंस आईसीएसआई ने ऐड किए, तो वो और आप फटाफट से देख लीजिएगा, 15-20 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडिशंस। देखिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इश्यूज की बात कर रहा है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे, बट स्टिल आईसीएसआई ने सप्लीमेंट्स में डाला है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या बातें बोली है। सबसे पहले आईसीएसआई ने आईपीओ की बात बोली है। आईपीओ हमें पता है कि आईपीओ क्या होता है। जब कोई भी पब्लिक कंपनी पहली बार पब्लिक ऑफरेंस लाती है तो उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। दैट वी ऑलरेडी नो। ऑफर फॉर सेल हमें पता है, हमने इसके डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी पढ़ा है कि ऑफर फॉर सेल जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही अपने शेयर्स पब्लिक अलॉटमेंट के लिए देते हैं, दैट इज नोन एज ऑफर फॉर सेल। अच्छा, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें हमें पता है ऑलरेडी, इसमें कुछ भी नया नहीं है, तो इसलिए इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आईसीएसआई के मॉड्यूल में ये सब चीज़ें नहीं गिवन थी, लेकिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आईसीएसआई ने अभी डाला है तो इस दोनों ने मेंशन कर दिया है। अब है रेगुलेशन नंबर 6, अब रेगुलेशन 1। रेगुलेशन नंबर 6 आपको याद होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने बात की थी, उसमें बोला था कि रेगुलेशन 6 में कुछ कंडीशंस हैं, नेट एसेट की, नेटवर्थ की, है ना, आपका प्रॉफिट्स के बारे में हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। तो रेगुलेशन 6(1) एलिजिबिलिटी बता रहा था, और अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं तो ऑल्टरनेटिव रूट आपके पास अवेलेबल था। याद होगा आप लोग को कि क्यूआईबीज को 75% अलॉटमेंट किया जाता है अगर 6(1) की कंडीशन फुलफिल नहीं की जाती है, और अगर क्यूआईबीज को अलॉटमेंट नहीं होता है 75% बुक बिल्डिंग के थ्रू, तो पूरा का पूरा पैसा रिफंड किया जाता है। तो वही बात यहाँ पे बोली है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मॉड्यूल में सही से नहीं गिवन था इसलिए इन्होंने वापस डाला है। तो ये सेम बात है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस रिगार्ड, देयर इज नो अमेंडमेंट, नथिंग इज देयर। ना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं। ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन हुआ था, और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे काम रुक गए थे। अब जैसे सेबी में डेज काउंटिंग कैलकुलेशन चालू हो जाती है, तो जो लॉकडाउन पीरियड आपका था उस पीरियड को उन्होंने बोला कि ठीक है, इस पीरियड को हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे सेबी में बहुत सारी जगह पे वर्किंग डेज की बात की जाती है, तो वर्किंग डेज में संडे हटा दिए जाते हैं, जो भी छुट्टियां उनको हटा दिया जाता है। तो एग्जैक्टली जो लॉकडाउन वाला पीरियड था उस पीरियड को हटा दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यहाँ पे जनरल एक इन्होंने अनाउंसमेंट दिया है। तो व्हाट इट सेज, वाइड सर्कुलर डेटेड 16 अप्रैल 2020 से, अब डेट वेट कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ दे रखा था इसलिए गिवन है, इसमें कुछ याद नहीं करना है। SEBI has provided for certain relaxations in the timelines of some compliances requirement relating to DPs, RTAs, issuers, KRAs and stock brokers. The circular prescribes that the time period between 23rd March 2020 and May 17, 2020, 23rd मार्च 2020 से लेकर के 17 मई 2020 तक का जो पीरियड था, लॉकडाउन पीरियड जो हमारा था, would now be excluded while computing timelines for the following activities. तो जो काम इन इंटरमीडिएट्स को करने थे उनमें जो डेज हम बोलते हैं इतने दिन में काम हो जाना चाहिए, 30 डेज में काम होना चाहिए, 15 डेज में काम होना चाहिए, तो ये जो लॉकडाउन वाला पीरियड था इस पीरियड को हम एक्सक्लूड कर देंगे, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो कौन कौन सी चीज़ों के लिए इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, प्रोसेसिंग ऑफ डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम, तो अगर किसी का डीमैट फॉर्म आया है डीपी के पास तो उसमें प्रोसेसिंग में ऑफकोर्स अब टाइम लग जाएगा, and uploading the KYC application form and the other relevant and supporting documents on the system of the KRAs. Further, a period of 15 days from 17th May 2020 has also been granted to SEBI intermediaries so as to clear their backlog. तो अब पुराना जो भी बर्डन इकट्ठा हो गया क्योंकि वो काम नहीं कर पाए, उसके लिए 15 दिन और एक्स्ट्रा उनको प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये उनके लिए एक रिलैक्सेशन हो गया है। तो ये कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं है, ये एक उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है कि भाई ये सर्टेन पीरियड था, बहुत सारे एकदम गड़बड़ हो गई है, तो ठीक है उस टाइम पे जो जो प्रॉब्लम्स हुई है उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए, 15 दिन का टाइम है। चलिए नेक्स्ट है एस्बा। एस्बा हमें ऑलरेडी पता है, तो एस्बा हमने बात की थी कि हम ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन और उसके अमाउंट मंगाएंगे, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट है हमारा। तो यहाँ पे यूपीआई
यूपीआई आई गेस आप सब लोग जानते हैं, आप कोई भी ऑनलाइन ऐप के थ्रू पेमेंट करते हैं बैंक अकाउंट लिंक करके, तो दिस इज कॉल्ड यूपीआई, राइट। लाइक आप पेटीएम में या अदरवाइज किसी में भी अपना बैंक अकाउंट अगर लिंक करते हैं तो यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मोबाइल ऐप्स के अंदर पेमेंट करने का जो इंटरफेस होता है दैट इज कॉल्ड यूपीआई, तो दैट यू ऑल नो। For unified payment interface, it is an instant payment system on the mobile platform. It offers interbank transfer between any two persons' bank account, that is sending or receiving money in real time among banks in India. The National Payment Corporation of India developed UPI and is regulated by the SEBI. SEBI view it circular dated 1st November 2018 has introduced UPI in a phased manner as an alternative option for retail investors as a substitute of ASBA to invest in an IPO starting from January 1st, 2019. The objective was to eventually cut the time consumed in listing of the company post-closure of IPO from 6 working days to 3 working days. तो अब अगर आपके मोबाइल में सब कुछ आप पेमेंट वेमेंट कर पा रहे हो, एसबा भी करने की जरूरत नहीं, ऑल्टरनेटिव है यूपीआई के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। 1st July 2019, payment through UPI mechanism was made mandatory for retail investors in an IPO. After implementation of phase 3 of said SEBI circular, the listing of company will happen within 3 working days from the date of the closure of the IPO. तो जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा T+3। अब इन्होंने बोला SEBI has wide circular reference number dated January 22, 2020 has made it mandatory that application for the right issue shall be made only through ASBA facility. The issuer shall provided the promoters contribution regulation 14 and 112. तो राइट इशू का जो भी एप्लीकेशन है वो सिर्फ ASBA के थ्रू ही आएगा और किसी के थ्रू भी नहीं आएगा। The promoters of the issuer shall hold at least 20% of the post-issue capital, which called as minimum promoters contribution. मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 20% का होगा ही होगा। हमें पता है प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 20% होता है, तो पोस्ट इशू उनका 20% का मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए राइट इशू में भी। ठीक है, क्लियर। चलो, तो अभी छोटी छोटी बातें चल रही है। रिलैक्सेशन ऊपर जो हमने देखा था वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, उसमें कुछ नया नहीं था। रिलैक्सेशन दे दिया, कोविड में जो भी आपका लॉकडाउन पीरियड था उससे रिलैक्स कर दिया, एक्स्ट्रा 15 दिन और दे दिए हैं इंटरमीडिएट्स को अपने वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए। एंड देन एसबा में यूपीआई हमें ऑलरेडी पता है, इंटरनेट बैंकिंग जो है हम मोबाइल्स के थ्रू यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट यूपीआई। चलो, अब नेक्स्ट आगे बोलता है एडिशनल रिलैक्सेशंस इन रिलेशन टू द सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस। अब क्या क्या इन्होंने लिस्टिंग में एलओडीआर में क्या क्या इन्होंने रिलैक्सेशन प्रोवाइड की है, लेट्स सी। वाइड सर्कुलर्स डेटेड April 17, 2020 and April 23, 2020. SEBI has issued further relaxations and clarification in respect to compliances required under SEBI LODR regulation to listed entities. The key features of the circular have been outlined herein. तो क्या क्या इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, देखिए सब कोविड की वजह से देना पड़ा क्योंकि इतना कुछ केओस हो गया पूरे एंटायर कंट्री के अंदर, इवन पूरे एंटायर वर्ल्ड के अंदर, कि सबके काम जो है धरे के धरे रह गए। तो ऐसे में अब सबको वापस से, एक तो सिस्टम सब चेंज हो गया, लोग अपने सिस्टम जो है ऑफिस में रह गए, अब कैसे घर बैठ के काम करेंगे, अचानक से सब कुछ चेंज करना पड़ रहा है। तो फॉर दैट से उनको रिलैक्सेशन दे रहा है सिंपली। लेट्स सी। Minimum prior intimation to stock exchange under regulation 29 याद करो हमने पढ़ा था, of a minimum of 5 days of board meeting where financial results are to be considered has now been reduced to 2 days for board meeting that would be held until 31st July 2020। तो यहाँ पे ये पीरियड एलओडीआर में आप याद रखना, एलओडीआर चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें रेगुलेशन नंबर 29 हमने करा था कवर, जिसमें हमने 3 डिफरेंट पीरियड पढ़े थे। अगर आपको याद हो कि बोर्ड मीटिंग से पहले हमें स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन देनी पड़ती है, वहां पे फाइनेंशियल रिजल्ट वाला भी, यानी आपको 5 दिन 2 दिन 11 दिन वाले पीरियड्स हमने पढ़े थे, तो वहां पे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स का भी है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर टू बी कंसिडर्ड नाउ बीन रिड्यूस्ड टू 2 days। तो 5 दिन से कितना रह गया है, 2 दिन रह गया है, तो 5 days से 2 days। ठीक है, फॉर बोर्ड मीटिंग दैट वुड बी हेल्ड अंटिल July 31st, 2020। Delay by listed companies in informing stock exchanges beyond the stipulated time period of 2 days from receipt of information regarding loss of share certificate and issue of duplicate share certificate
would not attract specified penal provisions for intimations that were made between 1st March 2020 से 31st March 2020। तो ये एक रिलैक्सेशन हो गया है कि अगर इसमें कोई आपने डिले किया है, आपको ऑब्वियसली इंटीमेशन वगैरह देनी पड़ती है कि शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गए हैं, उसके लिए डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशुएंस है, तो वो जो इंटीमेशन है अगर उनमें डिले है तो पेनल प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे ड्यू टू लॉकडाउन। Digital signature certificates may be used for authentication of any filing and for submissions made to the stock exchanges under LODR till 30th June 2020। तो वो ये सारे रिलैक्सेशन आपको दे रहा है, मतलब जो इंटीमेशन आपको पहले 5 दिन पहले देनी पड़ती थी, 5 दिन पहले, अब सिर्फ 2 दिन पहले देनी, रिलैक्स होगा, रिलैक्स कर दिया। मतलब आपको पहले से प्री डिसाइड होना पड़ता था सब कुछ, अभी बोर्ड मीटिंग है 5 दिन पहले इंटीमेशन दो, कोई नहीं, शॉर्टर इंटीमेशन दे रहा हूँ, 2 दिन का इंटीमेशन दे रहा हूँ, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, चलेगा। ऐसे ही अगर आपने कोई डिले भी लेके आए चलेगा, रिलैक्सेशन कर दिया है, पेनल्टी नहीं लगेगी। ऐसे ही डीएससी वगैरह जो है वो उनमें या फिर सबमिशन मेड अंडर एलओडीआर टिल 30th जून, तो सर्टिफिकेशंस कैन बी यूज फॉर ऑथेंटिकेशंस, तो ये यूज किए जा सकते हैं। आगे देखिए, एंटिटीज कंसिस्टिंग ऑफ लिस्टेड non-convertible debenture and non-convertible redeemable preference share shall be exempted from requirement of publishing advertisements in newspaper relating to its half yearly and annual financial results। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पशन दे दिया है, जो उनको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता था कि हमारा ये फाइनेंशियल हाफ ईयरली या ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो उससे भी एग्जाम कर दिया, बोले न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट भी देने की जरूरत नहीं है। फर्दर, in circular dated April 23rd 2020, SEBI also relaxed the requirements of holding AGM by top 100 listed companies, which allowing such companies whose financial year ended on 31st December 19 to hold its AGM within a period of 9 months, है ना, within a period of 9 months from the closure of the financial year up to September 30th 2020, earlier 5 months। तो देखो इन्होंने एग्जाम्पशन कर दिया इनको भी कि जो आप एजीएम कर रहे हो अपनी कौन सी, अगर 31 दिसंबर 2019, देखो सिंपली इसने क्या बोला कि अगर कोई जो भी टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज है, 100 लिस्टेड कंपनीज आपको पता होती है ना, टॉप से मतलब क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस पे, तो जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें देखो कि टॉप 100 कौन सी आ रही है, उनमें क्या कंडीशन है कि whose financial year ended on 31st December 2019, 31st December 2019 में जिनका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, जबकि वैसे फाइनेंशियल ईयर मार्च में एंड होता है, इनका 31st दिसंबर है, तो उनको क्या करना होता था, 5 महीने के अंदर अंदर उनको अपनी जनरल मीटिंग कॉल करनी होती थी। उनको एग्जाम्प्ट कर दिया है, उनके लिए कितना पीरियड कर दिया है, 9 मंथ्स कर दिया है, मतलब 4 महीने एक्स्ट्रा उनको दे दिए हैं कि आप अपनी एजीएम जो है वो 9 मंथ्स के अंदर कर सकते हो। क्यों, देखो सिंपल सी बात है, दिसंबर में आपकी ईयर एंड हुआ, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मंथ तक उनका एजीएम करने का पीरियड था। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो पूरा बहुत क्रूशियल टाइम था, मई अप्रैल में तो भयानक काम था वहाँ पे, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था लोगों को करना क्या है, तो इसलिए पीरियड इज बीइंग एक्सटेंडेड और उनको बोला कि आप 9 मंथ्स तक अपनी एजीएम कर सकते हो। लेकिन ये सब है स्पेसिफिक पीरियड है, ये फॉर एवर नहीं कर दिया गया, ये सारे जो भी रिलैक्सेशन या अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हैं, दिस इज जस्ट ड्यू टू कोविड। ओके, now let's move to the next topic, that is availability of letter of offer and other issue materials. What it says, SEBI has wired circular reference January 22 2020 introduced dematerialized right entitlements. Salient points related to dematerialized right entitlements and its trading on stock exchange platform are given here. तो राइट एंटाइटलमेंट्स और उनकी ट्रेडिंग, इसके कंसर्न में तो ये नया एडिशन पॉइंट ऐड कर दिया उन्होंने कि ये पॉइंट आप और देख लीजिए, अगर कोई भी कंपनी क्या इशू कर रही है, राइट एंटाइटलमेंट्स इशू कर रही है, तो क्या बोलते हैं, नंबर 1, इन द लेटर ऑफ ऑफर एंड अब्रिज लेटर ऑफ ऑफर द इशूअर शैल डिस्क्लोज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट ऑफ राइट एंटाइटलमेंट्स इन द डीमैट अकाउंट एंड रिनंसिएशन देयरऑफ। ठीक है, राइट इशू करते हैं हम, तो राइट इशुएंस में लेटर ऑफ ऑफर इशू किया जाता है, तो जो लेटर ऑफ ऑफर इशू किया जाएगा या जो भी अब्रिज्ड आपका लेटर ऑफ ऑफर होगा उसमें आप पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से आपके जो क्रेडिट होंगे आपके डीमैट अकाउंट में वो बता दीजिए, और अगर आप रिनंसिएशन के राइट रखते हैं तो वो क्या राइट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। गॉट इट? देन
Right entitlement shall be credited to the demat account of eligible shareholders in demat form. In right entitlement process, the right entitlement with a separate ISIN shall be credited to the demat account of the shareholder before the date of opening of the issue against the shareholder by them as on the record date. क्या बोलना चाह रहे हैं? Right entitlement process with separate ISIN shall be credited to the demat account of the shareholder before the date of opening of the issue against the shares held by them as on the record date. तो जो भी record date पे उनके पास shares जो हैं उस शेयर के बेसिस पे उनको जो भी राइट एंटाइटलमेंट है वो उनको क्या होगा, डेट ओपनिंग से पहले ही क्रेडिट कर दिया जाएगा. किस केस में? सेपरेट ISIN अगर जिसके पास है उसमें. Physical shareholders shall be required to provide their demat account details to issuer या registrar to issue for credit of right issues, right entitlement not later than 2 working days prior to the issue closing date, such that the right entitlement in their demat account takes place at least 1 day before the issue closing. तो ये किसके लिए है? फिजिकल वालों के लिए है. और अगर आपका डीमैट है तो डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में हो जाएगा. तो जिनके पास फिजिकल है तो वो डीमैट की डिटेल्स शेयर करें क्योंकि उन्होंने अभी शेयर्स फिजिकल फॉर्मेट में रखे हुए हैं. Right entitlement shall be traded on the secondary market platform of the stock exchange with T+2 rolling settlement similar to the equity shares. Trading on right entitlement on the secondary market platform of stock exchange shall commence along with the opening of the issue and shall be closed at least 4 days prior to the closure of the right issue. तो right issue जो है उससे कब closed? At least 4 days prior to the closure of the right issue. तो right issue जो है उसके 4 दिन पहले ये जो ट्रेडिंग है इसकी बंद हो जाएगी. तो राइट एंटाइटलमेंट जो है ये हम दे रहे हैं कि कौन कौन से जो लोग हैं वो इस राइट में एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउ कर दी जाएगी. Investors holding right entitlement in demat mode shall be able to renounce their entitlements by trading on a stock exchange platform or off-market transfer. Such trades will be settled by the transferring dematerialized right entitlements through depository mechanism in the same manner as done in for all types of सिक्योरिटीज. तो ये जो राइट एंटाइटलमेंट है इसमें सेम टाइप से ही काम किया जाएगा. तो राइट एंटाइटलमेंट बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि जो भी कंपनी राइट एंटाइटलमेंट दे रही है वो क्या करेगी, 2 टाइप के होल्डर्स हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, डीमैट भी हो सकते हैं. अगर डीमैट वाले हैं तो डीमैट वाले होते हैं हम डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. फिजिकल वाले हैं तो वो अपने डिटेल्स सबमिट करेंगे तो उनके अकाउंट्स में फिर अकॉर्डिंगली क्रेडिट किया जाएगा. अब ये जो राइट एंटाइटलमेंट क्रेडिट किया गया उसके बेसिस पे उनको राइट इशू में पार्टिसिपेशन करने के लिए ऑप्शन मिलेगा. तो ये जो देखो राइट एंटाइटलमेंट राइट इशू नहीं है, शेयर नहीं मिला है, अभी एंटाइटलमेंट मिला है दैट यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द राइट इशू. अब अगर मैं अपने इस राइट को किसी और को रिनाउंस करना चाहती हूँ तो मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ, उसमें ट्रेडिंग की जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है. तो राइट इशू के लिए जो एंटाइटलमेंट है बेसिकली दैट इज कॉल्ड राइट एंटाइटलमेंट. आपको याद भी होगा कि राइट इशू के जो हमने ICD रेगुलेशन पढ़ा था उसमें बोला था कि राइट एंटाइटलमेंट जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं. तो उस क्रेडिट के कंसर्न में यहाँ पे सारी बात की जा रही है. तो अब वो क्रेडिट हो गया तो इसका मतलब आई एम एलिजिबल नाउ टू पार्टिसिपेट इन द राइट इशू. नाउ इफ अब से राइट इशू ओपन हुआ उससे पहले मेरे को एंटाइटलमेंट मिल चुका है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब पार्टिसिपेट कर सकती हूँ राइट इशू के अंदर. अब राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ और इम्प्लाइड सी बात है भाई, राइट एंटाइटलमेंट का जो मेरा राइट है वो मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकती हूँ. अगर रिनंसिएशन का राइट है तो वो कब तक अवेलेबल रहेगा? ऑफ कोर्स राइट इशू से क्लोज होने से पहले तक ही रहेगा. जिस दिन राइट इशू क्लोज हो रहा है उसके बाद थोड़ी ना मैं राइट एंटाइटलमेंट ट्रांसफर कर दूँ. जैसे इसने क्या बोला कि कब तक रहे, क्लोज एट लीस्ट 4 days प्रायर टू द क्लोजर ऑफ द राइट इशू. अब जैसे राइट इशू जैसे मान लीजिए हम मान के चलते हैं 15 दिन के लिए ओपन हो, लेट्स सपोज 15 days के लिए. तो 1st से 15th of October 21 लेट्स सपोज ये हमारा राइट एंटाइटलमेंट जो राइट इशू जो है उसका पीरियड है, मतलब ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया. अब मैं शेयर होल्डर हूँ बुक क्लोजर की डेट पे तो मेरे को राइट एंटाइटलमेंट क्या होगा, इससे पहले मिल जाएगा. ये मेरे को मिल गया राइट एंटाइटलमेंट मिल गया. अब मैं इस राइट एंटाइटलमेंट को किसी और को क्या कर सकती हूँ, ट्रांसफर कर सकती हूँ. ट्रांसफर करूंगी तो कब तक कर सकती हूँ मैं ट्रांसफर,
जिस दिन मुझे राइट मिला है वहां से स्टार्ट करूंगी और कब तक कर सकती हूँ, ये क्लोजर से 4 दिन पहले तक कर सकती हूँ। तो इट क्लियरली सेज traded on secondary market platform stock exchange within T+2 rolling settlement similar to the equity share, सेम वैसे ही ट्रेडिंग कर सकते हो आप इसमें। सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म कमेंस विद द ओपनिंग ऑफ द इशू, जिस दिन ये ओपन हुआ उस दिन से लेकर के एंड शैल बी क्लोज एटलीस्ट 4 days प्रायर टू द क्लोजर ऑफ द राइट इशू। तो राइट इशू से 4 दिन पहले तक आप इसे बेच सकते हो, ताकि जो भी बंदा जिसको आप ट्रांसफर करोगे, रिनेंस करोगे, वो भी तो शेयर एक्वायर करेगा ना, राइट इशू के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए 4 दिन पहले तक ही राइट अवेलेबल रहेगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें इसने बोली है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम फिर नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, दैट इज प्राइसिंग। देखिए प्राइसिंग का है, ये एडिशन है, हमने प्रेफरेंशियल इशू में प्राइसिंग के बारे में पढ़ा ही था, उसके अलावा इन्होंने कुछ और 164A-B करके इसने कुछ नए रेगुलेशन इंसर्ट किए हैं सेबी ने। तो जो पुराना पढ़ा था वो तो है ही, उसके अलावा ये कुछ और बातें और ऐड पढ़नी है आपको। तो लेट्स सी व्हाट इट सेज। ऑन 22 June 2020 SEBI has amended the SEBI ICTR regulation 2018 and relaxed the pricing methodology for preferential issue of a listed company having stressed assets and example orders of preferential issue from open offer obligation in such cases। तो क्या इंसर्ट किए हैं, 2 रेगुलेशन इंसर्ट कर दी गई हैं। तो क्या क्या रेगुलेशंस बोलती हैं, लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज। देखो प्राइसिंग इन प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स, कौन सी कंपनीज, ऑफ कंपनीज हैविंग स्ट्रेस्ड असेट्स, कौन सी कंपनीज, हैविंग स्ट्रेस्ड असेट्स। हर कंपनी की बात नहीं हो रही, सिर्फ उन कंपनीज की बात हो रही है जिनके पास स्ट्रेस्ड असेट्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, आपको याद ही होगा प्राइसिंग में हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी, फ्रीक्वेंटली और इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। तो 164 में हमने फ्रीक्वेंटली पढ़ा था, 165 में हमने इनफ्रीक्वेंटली पढ़ा था। तो अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स की बात हम कर रहे हैं तो प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड परसुएंट टू preferential issue shall not be less than average of weekly high and low of volume weighted average price of related equity shares quoted on the recognized stock exchange during the 2 weeks preceding the relevant date, है ना। 2 weeks, अच्छा 2 weeks तो वहां पे भी था, 2 weeks पढ़ा था हमने। और क्या बोल रहे हैं, no allotment of equity shares shall be made unless the issuer company meets any 2 of the following criteria। 2 of the following criteria, कौन कौन से criteria बोल रहे हैं। नंबर 1, issuer has disclosed all the defaults relating to payment of interest, repayment of principal amount of loan from bank, preferential institutions, systematically important non-deposit taking NBFCs, deposit taking NBFCs or listed or unlisted debt securities in terms of SEBI circular dated November 21, 2019, and such payment default is continuing for a period of 90 calendar days after the occurrence of such default। देखिए हमने बोला स्ट्रेस असेट, तो ऑब्वियसली उसको बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या क्या डिफॉल्ट कर रखे हैं। तो उन्होंने डिस्क्लोजर दे दिया है कि किस टाइप के उनके डिफॉल्ट्स एग्जिस्टेंस में थे। ठीक है, हमने रिलैक्सेशन दिया, आपको याद होगा हम 26 वीक्स 2 वीक्स करते थे ना, वो नहीं किया यहाँ पे हमने, सिर्फ 2 वीक्स का एवरेज ले लिया, सिर्फ 2 वीक्स का एवरेज। तो अभी ऐसे बेनिफिट देंगे तो फिर कुछ डिस्क्लोजर तो मांगेंगे ना, तो डिफॉल्ट दे दीजिए, डिफॉल्ट के अनाउंसमेंट दे दीजिए। आगे देयर इज एन इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट, क्या, इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट in terms of Reserve Bank of India Prudential Framework for Resolution of Stress Assets Direction 2019 dated June 7, 2019। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट होना चाहिए। आरबीआई जो है, आप क्योंकि डिफॉल्टर है, स्ट्रेस असेट्स है, टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से आपने अग्रीमेंट एंटर किया हुआ है क्रेडिटर्स के साथ। देन credit rating of the financial instruments, traded instruments, borrowing of the listed entity has been downgraded to D category के हो गए, बाप रे बाप, भयानक है ना। The issuer company making the preferential issue shall ensure compliance with the following conditions। अब क्या क्या conditions follow करेगी। Number 1, the preferential issue shall be made to the person
नॉट पार्ट ऑफ द प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप, इनको छोड़ देना। प्रमोटर ग्रुप को नहीं दे रहे हैं। एज ऑन द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग टू कंसिडर द प्रेफरेंशियल इशू, द प्रेफरेंशियल इशू शैल नॉट बी मेड टू द फॉलोइंग एंटिटीज। किस किस को नहीं देना है? नंबर 1 अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है, मतलब खुद ही इंसॉल्वेंट है, पेमेंट नहीं आएगा, फिर लफड़ा हो जाएगा। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को नहीं अलॉटमेंट होगा। विलफुल डिफॉल्टर को अलॉटमेंट कतई नहीं होगा। पर्सन डिस्क्वालीफाइड टू एक्ट एज डायरेक्टर, उसको नहीं होगा अलॉटमेंट। डिबार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट, उसको अलॉटमेंट नहीं होगा। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, उसको अलॉटमेंट नहीं होगा। हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस विद इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट कितना कितना फॉर 2 years और मोर, 2 years और मोर, है ना। अंडर एनी एक्ट स्पेसिफाइड अंडर द 12th schedule of the insolvency and bankruptcy code and for 7 years or more under any law for the timing in force। तो अगर इंसॉल्वेंसी में तो 2 साल, बाकी लॉज में 7 साल, इससे ज़्यादा सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसकी सज़ा अगर है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। Provided that such restriction shall not be applicable to a person after expiry of a period of 2 years from the date of release from imprisonment। अब कोई पर्सन है 2 साल की सज़ा काट के आया है और उसको ऑलरेडी 5 साल हो गए हैं जेल से आए हुए, तो इट्स ओके, अब अलॉटमेंट हो सकता है। A person who has executed a guarantee in favor of lender of the issuer and such guarantee has been invoked by the lender and remains unpaid in full or part। अब आप गारंटर बन गए हैं, गारंटी इन्वोक हो गई और फिर भी आप यहाँ पे गारंटी का पेमेंट नहीं करें, तो ऐसे पर्सन को यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं हो सकता। ये सारी एंटिटीज 7 एंटिटीज हो गई जिनको यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं करना है। तो मोटा मोटा मैक्सिमम कंडीशंस हमें पता है, विलफुल डिफॉल्टर, एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, है ना, ये तो हमें पता ही होता है, साहिब ने डिबार किया हुआ है जिसको। बाकी कुछ पॉइंट्स और ऐड कर लेना, लाइक डायरेक्टर बनने के लिए डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स और ऐड ऑन कर लीजिए। देन द रेजोल्यूशन फॉर प्रेफरेंशियल इशू एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम ओपन ऑफर शैल प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें क्या क्या डिटेल्स डालनी है आपको, देखो। द वोट कास्ट बाय द शेयर होल्डर इन पब्लिक कैटेगरी, तो कितने लोग हैं पब्लिक कैटेगरी जिन्होंने फेवर किया था। इन फेवर ऑफ द प्रपोजल शैल बी मोर देन द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट टेस्ट। द प्रपोज्ड अलॉटीज इन द प्रेफरेंशियल इशू दैट ऑलरेडी होल्ड स्पेसिफिक सिक्योरिटीज शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक फॉर दिस पर्पस। देखिए हमने इसमें कैटेगरी अलग अलग कर देंगे पब्लिक प्रमोटर को। तो पब्लिक कैटेगरी जो है उसमें जो वोटिंग है उस कैटेगरी के जो भी वोटेड फॉर है, वोटेड अगेंस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। Where the company does not have any identifiable promoter, the resolution shall be deemed to have been passed if vote cast in favor are not less than 3 times the number of vote, if any, cast against it, 3 times। ठीक है। Whereas अगर identifiable promoters हैं तो public category का हम अलग से चेक करेंगे। The proceeds of such preferential issue shall not be used for any repayment of loan taken from promoters या promoter group या group companies। देखो promoters के लोन repayment के लिए preferential issue नहीं होगा, है ना, उनका पेमेंट नहीं कर सकते आप इससे। The proposed use of proceeds shall be disclosed in the explanatory statement sent for the purpose of the shareholders resolution। आप SR पास करा रहे हो, उसमें आप explanatory statement तो दोगे, स्पेशल बिजनेस है, मेंशन कर देना किस पर्पस के लिए पैसा रेज किया जा रहा है। गॉट इट। देखिए हमने जो 164 पढ़ा था प्राइसिंग वो सेम टू सेम ही रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ 164A जो हम पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेस्ड असेट्स वाली कंपनी की बात कर रहे हैं, हर कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको रिलैक्स कर दिया है, आपको सिर्फ 2 वीक्स का एवरेज लेना है, तो उस केस में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस फॉलो करवा रहा है सर। आगे देखते हैं। इशूअर shall make arrangement for monitoring the use of proceeds of the issue by a public financial institution or by a scheduled commercial bank which is not related party to the issuer। तो आप चेक करिए कि मॉनिटर करना है जो भी प्रोसीड्स वगैरह यूज कर रही हैं वो आप सही से यूज कर रहे कि नहीं कर रहे। The monitoring agency shall submit its report to the issuer in the format specified in terms of Schedule 11। Schedule याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस याद कर लो कि मॉनिटरी एजेंसी अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा किस बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, जब तक कि 95% प्रोसीज यूज नहीं हो जाती। ये बात हमें पहले भी पता है, हम पहले भी पढ़ते थे कि मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट की जाती है, 95% पैसा जब तक यूज नहीं हो जाता तब तक वो अपनी रिपोर्ट क्वार्टरली बेसिस पे भेजती है। The board of directors and the management of the issuer shall provide their comments on the findings of the monitoring agency as specified in the Schedule 11. The issuer shall within 45 days, within how many days? 45 days from the end of each quarter publicly disseminate the report of monitoring agency
by uploading the same on the website as well as submit the same to the stock exchanges on which the equity shares of the issuer are listed. तो जो भी मॉनिटरिंग एजेंसी ने ऊपर रिपोर्ट दी थी यहाँ पे वो रिपोर्ट जो है वो हमें वेबसाइट पे अपलोड करनी है, क्वार्टरली बेसिस पे अपलोड होगी, 45 डेज के अंदर अपलोड हो जाएगी, विद इन 45 डेज ऑफ एंड ऑफ ईच क्वार्टर. गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे क्या एडिशन बोला इसने? द प्रोसीड्स ऑफ द इशू शैल आल्सो बी मेंशन बाय द ऑडिट कमिटी टिल यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोसीड्स. द अलॉटमेंट मेड shall be logged in for a period of 3 साल from the last date of the trading approval. तो यहाँ पे 3 years का लॉक इन भी आपको फॉलो करना पड़ेगा. The statutory auditor and the audit committee shall certify that all conditions under sub regulation 1, 2, 3, 4, 5 ऑफ रेगुलेशन 164A आर मेट. अब देखो भैया ऑडिटर भी रिपोर्ट लगा रहा है, मतलब हमने तो बोल दिया ये काम करना है, अब अगर कंपनी ने नहीं किया तो इंश्योर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो रिपोर्टिंग करेगा हाँ मेरे सही काम हो गया या नहीं हुआ है ना, तो इसलिए उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी वेदर ऑल द कंप्लायंसेस आर बीइंग मेड और नॉट. गॉट इट? तो 164A किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा स्ट्रेस असेस वाली कंपनीज के बारे में पढ़ा. तो उनको रिलैक्सेशन दे दिया प्राइसिंग के कंसर्न में, लेकिन फिर बोला डिस्क्लोजर्स दो, बताओ कि ये डिफॉल्ट है, फिर किन को अलॉट नहीं किया सकता, प्रमोटर ग्रुप को नहीं हो सकता, और किन किन लोगों को नहीं हो सकता उनकी भी एक लिस्ट दे दी इन्होंने, इनको नहीं देना, रेजोल्यूशन कैसे पास कराना है, जो हमारे मॉनिटरिंग एजेंसी की अपॉइंटमेंट उनकी रिपोर्टिंग डिस्प्ले कैसे करना है, वो सारी बातें इसमें आपको ध्यान देनी है. मोटा मोटा मैक्सिमम बातें हमारी पढ़ी हुई है, अलग अलग जगह पड़ी थी, उसको एक जगह ऐड करके एक नया प्रोविजन बन गया है. गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े. चले अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारा दैट इज ऑप्शनल प्राइसिंग रेगुलेशन 164B, ये भी नया ऐड किया गया है. तो व्हाट इट सेज, लेट्स सी. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोला कि आपको एक और तरीका दिया गया प्राइसिंग का, ऑप्शनल प्राइसिंग का एक और तरीका है. जैसे हमने 164 में नॉर्मल तरीके से हम 2 प्राइसिंग देखते हैं, 26 हफ्ते की, 2 वीक्स की, इनमें हायर देखते हैं. यहाँ पे इन्होंने प्राइसिंग का एक ऑल्टरनेटिव रूट दिया है. तो व्हाट इट सेज, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, अभी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड की ही बात हो रही है, इनफ्रीक्वेंटली की हम बात ही नहीं कर रहे हैं. रेगुलेशन 164 है ही फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज के लिए. The price of equity share to be allotted pursuant to the preferential issue shall be determined by regulation 164 or regulation 164B as opted. देखो तो एक रिलैक्सेशन मिल गया, या तो 164 के हिसाब से प्राइसिंग कर लेना या 164B के हिसाब से प्राइसिंग करना है, मतलब एक और ऑप्शन मिल गया है. तो क्या क्या बोलता है ये? The price of the equity share to be allotted pursuant to preferential issue shall not be less than higher of the following. अब जैसे यहाँ पे 26 हफ्ते और 2 हफ्ते थे ना, यहाँ पे कुछ और बोला है, यहाँ पे 26 के जगह 12 वीक्स बोल दिया. तो व्हाट इट सेज, average of weekly high and low of the volume weighted average price of related equity shares quoted on recognized stock exchange during the 12 weeks preceding the relevant date, और एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो. ये तो हमें पता है हाई लो लेते हैं, ये सब मुझे वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का एवरेज क्या होता है ना. हमको जो एक्स्ट्रा पॉइंट है बस वही समझना है अभी. वो कितने 2 वीक्स, तो 2 वीक्स और 12 वीक्स इनमें से एवरेज हायर जो होगा वो हम लोग देख लेंगे. रेलेवेंट डेट वगैरह सब हम पढ़ चुके, डेफिनेशन वो सेम ही है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है. Specified securities allotted on preferential basis using the pricing method determined in sub-regulation 2 shall be logged in for a period of 3 years. Logged in for a period of 3 years. तो यहाँ पे आपका लॉक इन पीरियड कितना रहने वाला है? 3 साल रहने वाला है. The pricing method determined at sub-regulation 2 shall be availed in case of allotment of preferential issue made between 1st July 2020 or from the date of notification of this regulation whichever is later and 31st December 2020. तो ये मेथड ऑल्टरनेटिवली सिर्फ और सिर्फ किस अलॉटमेंट के लिए है? 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक के लिए दिया गया है. ठीक है. All allotment arising out of the same shareholder approval shall follow the same pricing method. बाकी सब में सेम ही है. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवीट. इनवीट में इन्होंने क्या लगाया है, थोड़ा सा अमेंडमेंट दे दिया इन्होंने. क्या बोला इन्होंने? On 16 July 2020, SEBI issued SEBI Infrastructure जो InvIT Second Amendment Regulation 2020, which came into force from 16th June 2020. तो 16 जून 2020 को InvIT का ही अमेंडमेंट आया, तो उसमें उन्होंने क्या बोला? फर्दर अमेंड ऑफ SEBI InvIT रेगुलेशन 2014. तो इन्होंने बोला declassification of the status of sponsor of an InvIT whose units have been listed on the stock exchange for a period of 3 years
shall be permitted upon receipt of an application from the InvIT and subject to compliance with the following condition. Declassification करना चाह रहा है स्पॉन्सर का किस केस में, जहां पे InvIT लिस्टेड है ऑलरेडी कितने सालों से, 3 years के लिए. तो the unit holding of such sponsor and its associate taken together does not exceed 10% of outstanding units of the InvIT. तो मतलब उसका मैक्सिमम होल्डिंग कितना परसेंट हो सकता है, 10% ही हो सकता है. 10% से ज्यादा होल्डिंग होगा तो फिर उसको क्लासीफाई नहीं किया जा सकता. Investment manager of the InvIT is not an entity controlled by such sponsor or its associate. Investment manager जो है, आपको पता है हमने बहुत सारी एंटिटीज पढ़ी थी InvIT के केस में, डिफरेंट एंटिटीज भी डिस्कस, उनमें से एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी था ना, इन्वेस्टमेंट वगैरह देखता है ना वो इज नॉट एन एंटिटी कंट्रोल्ड बाय सच स्पॉन्सर और इट्स एसोसिएट. तो स्पॉन्सर और एसोसिएट से कंट्रोल नहीं होना चाहिए. Approval of unit holders has been obtained in accordance with sub regulation 4 of regulation 22. तो approvals जो हमें लेनी होती है यूनिट होल्डर्स की अप्रूवल वो ली जा चुकी है. तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, 3 बातें हैं तो वो ध्यान रख लीजिए. फिर डिक्लासिफिकेशन किया जा सकता है. 10% ज्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए. इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है वो स्पॉन्सर वगैरह से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और साथ ही में यूनिट होल्डर्स की अप्रूवल आ चुकी होनी चाहिए. नेक्स्ट आगे बोलता है, नो पर्सन other than sponsor, its related parties and its associate shall acquire units of an InvIT which, taken together with units held by such person and by person acting in concert with such person, exceed 25%. Exceed what? 25% of the value of outstanding InvIT units unless approval from 75% of the unit holders have by value excluding the value of unit held by the parties related to the transaction is obtained. देखिए अगर स्पॉन्सर या उनके रिलेटेड पर्सन जो भी हैं वो अगर 25% ज़्यादा स्टेक होल्ड करना चाहते हैं, यूनिट्स होल्ड करना चाहते हैं InvIT के अंदर, तो इस केस में 75% यूनिट होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी. लेकिन याद रखना जब हम 75% अप्रूवल ले रहे हैं तो उनमें से इंटरेस्टेड लोगों को हटाना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्टेड होल्डर्स को, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्टेड होल्डर्स को, इंटरेस्टेड होल्डर्स को एक्सक्लूड करके एंड देन उसके बाद ही हम उसका 75% परमिशन ले सकते हैं. ठीक है. Provided that if required approval is not received, the person acquiring the unit shall provide an exit option to the dissenting unit holders to the extent and the manner as may be specified in the code. तो अगर कुछ मेंबर्स बोलते नहीं नहीं हम तो भाई नहीं चाहते हैं, हमारा तो कंसेंट नहीं है, जो स्पॉन्सर्स हैं या उनके पर्सन एक्टिंग कंसर्न है वो ज़्यादा स्टेक नहीं होल्ड कर सकते, तो वो मना करते हैं, तो InvIT उनको एग्जिट ऑप्शन प्रोवाइड करेगा. बोले ठीक है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना पैसा लेके टाटा बाय बाय हो जाइए. गॉट इट. तो ये बात इन्होंने एडिशन कुछ ऐड कर दी है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज व्हाट, फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. अब ये क्या सैंडबॉक्स है, ये क्या बनाया है, कुछ नया इन्होंने कंसेप्ट ऐड किया है. तो लेट्स स्टार्ट. क्या बोलना चाहता है ये सैंडबॉक्स में. देखिए यहाँ पे जो हम फाइनेंशियल ये सैंडबॉक्स सेबी ने जो स्टार्ट किया है, बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट जो है वो एंटिटीज़ को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करना है. तो उसके लिए उनको यूज़ करने के लिए सेबी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहती है और उनको कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करना चाहती है. फॉर दैट सेक ये कंसेप्ट बनाया गया. तो व्हाट इट सेज, लेट्स स्टार्ट. On 5th June 2020, SEBI introduced a framework for regulatory sandbox. शॉर्ट नोट बन सकता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन है. अंडर दिस सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क, एंटिटीज regulated by SEBI shall be granted certain facilities and flexibilities to experiment with financial technologies. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को यूज़ करिए, एक्सपेरिमेंट करिए. देखिए जितनी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उतना ज़्यादा और ऑप्शंस बनते जाते हैं. तो सेबी चाहता है कि जो एंटिटीज़ हैं वो क्या करें, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहें. तो वहाँ पे उनको रिलैक्सेशन, अब देखो हम नई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे और सेबी स्ट्रिक्ट प्रोविजन लगाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी. तो सेबी क्या चाहता है कि हम एक ऐसा अरेंजमेंट करें जिसमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज यूज़ करने के लिए उनको कुछ रिलैक्स एनवायरनमेंट दे दें. तो इसलिए सैंडबॉक्स बनाया गया है. सॉल्यूशंस इन लाइव एनवायरनमेंट on a limited seat of real customer for a limited time frame. These features shall be fortified with necessary safeguards for investor protection and risk mitigation.
SEBI believes that encouraging adoption and usage of financial technology can act as an instrument to further develop and maintain an efficient, fair, and transparent securities market ecosystem. Towards this end, SEBI on 20th May 2019 stipulated a framework for an industry-wide innovation sandbox, whereby financial technology startups and entities not regulated by SEBI were permitted to use innovative sandbox for offline testing of their proposed solutions. है ना, तो वहाँ पे ऑफलाइन था, अब यहाँ पे ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज यूज करने के लिए SEBI प्रमोट कर रही है. The framework regulatory sandbox is issued by SEBI provides the following aspects. अब इसमें फ्रेमवर्क क्या क्या है, अब ये तो पूरा रेगुलेशन है जिसमें क्या क्या है, एप्लीकेबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, एप्लीकेशन एंड अप्रूवल प्रोसेस दे रखी है, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, रेगुलेटरी एग्जाम्पशन, सबमिशन ऑफ टेस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स, obligations of the applicant towards the user, yeah, extending or existing the sandbox, revocation of the approval and regulatory sandbox. So मतलब कोई भी आप रेगुलेशन आते हो उसमें ये सारी चीज़ें डली हुई होती है कि कौन किन पे एप्लीकेबल होगा, उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी, कैसे आप बन सकते हो, कैसे रिमूवल होगा, रिवोकेशन कैसे हो सकता है, वो सारी बातें जो होती है. तो रेगुलेशन नहीं डाला है, सिर्फ एक टर्म डाल दिया, माइंड भी आगे आने वाले सिलेबस में ICSI ये चैप्टर भी ऐड कर दें, बट फिलहाल सिर्फ शॉर्ट नोट ही है. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, इंडियन इक्विटी प्राइवेट फंडिंग, जिसमें हम लोगों ने AIF वगैरह के बारे में पढ़ा था. तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इन्होंने एड ऑन की हैं, तो एक जो स्टार्टिंग में जनरल इन्होंने बात बोल रखी है, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ SEBI टू साइन एन अपडेटेड AIF मैनेजर्स डायरेक्टिव MOU साइन बिटवीन SEBI एंड फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी UK. तो उनके साथ हमारा एक जो है MOU साइन हुआ है, pursuant to UK's exit from European Union on 31st January 2020. तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, UK exited the EU European Union. FCA UK had submitted to SEBI that no transitional measures would be available if amended MOU is not signed before the date when the UK exited the European Union, and requested SEBI to sign an updated MOU as early as possible. As such, the proposal is not expected or intended to have any effect on employment in India. तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया है, तो इसलिए आप हमारे साथ नया MOU साइन कर लीजिए ताकि इंडिया के एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े और एक नया सिस्टम वापस से चालू हो सके. नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स डायरेक्टिव्स जो हैं यूरोपियन यूनियन के, उसके बारे में जो उन्होंने MOU साइन किया उसकी क्या क्या डायरेक्टिव्स हैं. तो इन्होंने क्या बोला, दैट अप्लाइज टू हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी एंड रियल एस्टेट फंड्स, इन सब पे एप्लीकेबल होगा. जो ये AIFMD है, सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर मार्केटिंग अराउंड रेजिंग प्राइवेट कैपिटल, रेम्यूनरेशन पॉलिसीज, रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग एंड ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी. तो ये सब कुछ कवर करता है ये पॉलिसी. And this is a part of an increased push for investor protections that EU undertook just prior to the 2007-8 financial crisis. अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वगैरह के बारे में उन्होंने बोल दिया कि हमारे जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुए हैं, MOU वगैरह साइन हुए हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है. तो SEBI is a signatory of IOSCO multilateral memorandum of understanding concerning consultation of cooperation and exchange of information. The International Organization of Securities Commission IOSCO is the worldwide association of national securities regulatory commission. ये हमें ऑलरेडी पता है कि इंडिया इसका मेंबर है. Such as the Securities Exchange Commission of United States, the Financial Services Authority in the UK and about 100 other similar bodies. तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो मेंबर कंट्रीज बनी हुई हैं. The existence of such cooperation between the EU and the non-EU authorities is a precondition for allowing greater market access and cross-border functioning of the AIF businesses. These MOUs would thus enable Indian fund managers to manage or market AIFs in the EU region and EU fund managers or the market AIFs in India. तो ये कोई इतना बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, हमने बस इतना ध्यान रखना है कि हमें पता है IOSCO का इंडिया पार्ट है और अभी UK के साथ जो है वो हमारा नया अग्रीमेंट MOU साइन हो गया है. चलिए नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट बाय द स्पॉन्सर या तो असेट मैनेजमेंट कंपनी स्कीम. तो इन टर्म्स ऑफ SEBI म्यूचुअल फंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020, द स्पॉन्सर और असेट मैनेजमेंट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट नॉट लेस देन 1% of the amount which would be raised in the new fund offer or 50 lakh whichever is lesser in such option of the scheme as may be specified by the SEBI. अब इन्होंने म्यूचुअल फंड स्कीम बोली है
बट आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम है ही नहीं, तो इसलिए ये कोई रेलेवेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, सिक्योरिटाइजेशन। इसमें भी बर्डन रिडक्शन की बात करी है, बर्डन रिडक्शन होगा वही कोविड की वजह से, तो यहाँ पे जो टाइम है उसमें रिलैक्सेशन दिए गए हैं। तो इन सर्कुलर डेटेड ऑन April 13, 2020, SEBI extended the time period for completion of the certain activities that were required to be carried out by RTAs holding category 1 or 2 SEBI registration or the issue compliance within 21 days in addition to the prescribed time period. Such activities include process of rematerialization, transmission request, processing of issue of duplicate certificate, processing of request of deletion, change in name, etc. तो इन सब पीरियड में वो क्या कर रहा है, रिलैक्सेशन दे रहा है। नेक्स्ट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। In a move to further strengthen the credit rating processes, market regulators SEBI directed credit rating agencies to downgrade an instrument to non-investment grade with the issuer not cooperating status. तो इसमें देखिए CRAs वगैरह का एज सच कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि CRAs के बारे में डायरेक्ट कुछ गिवन नहीं था, तो ये आप स्किप कर दीजिए, ये आपके लिए कोई रेलेवेंट नहीं है CRAs वगैरह का, तो ये सच कोई टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग अ कंपनी फॉर एन IPO। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है जिसमें डॉक्यूमेंटेशंस की बात कर रखा है, तो उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह बता रहा है कि कॉमन ऑब्लिगेशंस वगैरह क्या है, फीस एंड अदर चार्जेस वगैरह क्या है, इसको जस्ट आपको रीड करना है। और यहाँ पे होल्डिंग और पैटर्न्स जो है LODR में जहाँ जहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बता रहा है। तो एक बार LODR के इम्पैक्ट हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट है। रेगुलेशन नंबर 14 में बोल रहे हैं क्या, नॉन पेमेंट ऑफ फीस एंड अदर चार्जेस टू द स्टॉक एक्सचेंज में अमंग द अदर एक्शंस लीड टू सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है रेगुलेशन 14 में। रेगुलेशन 28 में इन प्रिंसिपल अप्रूवल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज shall not be applicable for securities issued pursuant to the scheme of arrangement for which the listed entity has already obtained no NOC and no objection letter फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन 37। तो हम पढ़ते हैं ना, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी पड़ती है जब भी हम इशुएंस करते हैं, कि अगर आप एक मतलब सब नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे लिस्टेड हैं या एक भी नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल पे लिस्टेड नहीं है, तो अलग अलग हमने पढ़े थे उसमें। तो इसमें ये बोला कि जरूरत नहीं है अगर आपने NOC ले लिया है तो। देन है डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स। रेगुलेशन नंबर 30 जो है उसमें इवेंट्स के बारे में जो हमने LODR में पढ़ा था, उसमें क्या बोला इसने, इवेंट मेंशन इन स्केड्यूल 3 पार्ट A are deemed to be material and needs to be disclosed irrespective of the opinion of the listed entity regarding its materiality, whereas part B of the schedule 3 covers such event where test of materiality can be applied। तो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि पार्ट A जो है वो मटेरियल ही मानने हैं और जो पार्ट B है उसमें मटेरियलिटी टेस्ट एप्लीकेबल कर लीजिए। होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न जो हमने पढ़ा था रेगुलेशन 31, उसमें क्या बोल रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे within 21 days from the end of each quarter and for the companies listed on SME platform it is to be submitted half yearly basis। तो क्वार्टरली का टाइम नहीं दे रखा था अगर आपको याद हो उसमें, तो अब इसने बोल दिया है क्वार्टरली में within 21 days आपको बताना है। देन है फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है, the approval and authentication of the financial results shall be done by the listed entity in the following manner. The quarterly financial results submitted shall be approved by the board of directors, that's it। और SME के केस में हाफ ईयरली होता है, और ये हमें पता है ये नॉर्मल कंपनीज में क्वार्टरली जाता है और SME के केस में हाफ ईयरली जाता है। गॉट इट, दैट्स इट। डॉक्यूमेंटेशन में इसमें कुछ ये चीज़ें एड ऑन है, फॉर्मेट ऑफ कंपनी कंप्लाइंसेस फॉलोइंग पॉइंट्स जो है एक्सेस कर सकते हो, दैट्स इट। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये CF के जितने भी हमारे सप्लीमेंट्स थे उसमें मोटा मोटा इन्होंने ICDR चैप्टर में कुछ रिलैक्सेशंस वगैरह दे दिए हैं। प्रेफरेंशियल इशू में 2 रेगुलेशन इंसर्ट हुए हैं, वो आप देख लेना। स्टैंड बॉक्स जो है उस पर शॉर्ट नोट बन सकता है, तो स्टैंड बॉक्स वाला देख लीजिएगा। बाकी LODR में जो कुछ पॉइंट्स एड ऑन हुए हैं कहीं कहीं पे, तो वो आप चीज़ देखिए, दैट्स इट। और कुछ बोला नहीं है। तो हमारे सारे सप्लीमेंट्स यहीं पे ख़त्म होते हैं, और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई करिए और एकदम फोकस्ड रहिए। थैंक यू सो मच।